नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2023 के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने इस टेस्ट सीरीज के कुल 51 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 52 को। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो दोस्तों वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। और इसके पहले केंद्रीय बजट और राज्यों के बजट दोनों एक साथ पेश होते थे, लेकिन 1919 के अधिनियम के बाद इसको अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित 3 कथन दिया गया है। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से सही कथनों का चुनाव करें। तो पहला कथन है कि इसने केंद्र में द्वैध शासन समाप्त कर दी। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, यह गलत है। दोस्तों 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में लागू किया गया था। पहला कथन गलत है। दूसरा है इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था, तो यह भी गलत है। दोनों कथन उल्टा दिया गया है। दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था इस अधिनियम के द्वारा और उसको केंद्र में लागू किया गया था। और तीसरा कथन है इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों यह भी गलत है। इसके द्वारा कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो कितने राज्यों में? 6 राज्यों में प्रारंभ किया गया था, जिसमें बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम शामिल है। तो दोस्तों इसमें से तीनों कथन जो दिया गया है तीनों गलत है। तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तीनों के तीनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा, बी है अंकटाड द्वारा, सी विश्व आर्थिक मंच, डी है विश्व बैंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की गणना में शामिल नहीं किया जाता। तो इकोनॉमिक्स से प्रश्न है दोस्तों, तो किसे GDP की गणना में शामिल नहीं किया जाता। तो आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विदेशों से प्राप्त उपहार। दोस्तों GDP में विदेशों से प्राप्त उपहार को शामिल नहीं किया जाता। तो एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं और सेवाएं, तो उन दोनों के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं। और दोस्तों इसमें विदेशों से प्राप्त उपहार और जो वित्तीय वर्ष में उत्पादित न की जाने वाली वस्तु है, तो इसकी गणना में ये शामिल नहीं होते। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशों से प्राप्त उपहार यह GDP में शामिल नहीं किया जाता। आगे है, बेसल मानदंडों के बारे में क्या सही नहीं है। तो आइए देखते हैं यह बेसल मानदंड क्या होता है। पहला कथन है यह बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विनियमों के लिए जारी मापदंड है। और दूसरा कथन है अब तक बेसल मानदंडों के 4 समुच्चय जारी किए जा चुके हैं। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन नंबर 2 यह सही नहीं है। पहला कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दूसरा कथन यह सही है। और दोस्तों अब तक बेसल मानदंडों के कुल 3 समुच्चय जारी किए गए, जो 4 दिया गया यह गलत हो जाएगा। अब तक कुल 3 समुच्चय जारी किए गए हैं। और बेसल मानदंड यह दोस्तों होता क्या है। तो यह बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विनियमों के लिए जारी मापदंड है, यानी कि बैंकिंग नियमों के लिए मापदंड जारी करता है। अगला प्रश्न है,
नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 4 कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन गलत है आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहला कथन है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो पहला कथन यह बिल्कुल सही है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और दोस्तों कथन बी है इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 5 सदस्य पदेन सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित 5 सदस्य जो हैं वे सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों यह कथन गलत हो जाएगा। कथन नंबर दूसरा जो है यह गलत है, क्योंकि इसमें अधिकतम 4 जो है पदेन सदस्य ये नामित हो सकते हैं, 5 जो दिया गया यह गलत है। और दोस्तों नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यह याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी यह गलत हो जाएगा। सी है अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के अधिकतम 2 सदस्य भी इसके तदर्थ सदस्य हो सकते हैं, यह कथन सही है। और डी है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल हेतु की जाती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्था को विश्व बैंक की रियायती खिड़की कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की रियायती खिड़की भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह IDA क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA यह एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कि सबसे कम ब्याज दरों पर और लंबी अवधि के लिए गरीब देशों को विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं के लिए धन प्रदान कराता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन ए है मृदा उत्पादकता में ह्रास, ऑप्शन बी है पर्यावरणीय क्षति, सी है भौम जल स्तर निम्नीकरण, डी है छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी। तो इसमें से हरित क्रांति का परिणाम कौन सा नहीं है? तो यही ऑप्शन नंबर डी, यह हरित क्रांति का परिणाम नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आजाद दस्ते का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, बी है राम मनोहर लोहिया, सी जयप्रकाश नारायण या डी उषा मेहता। तो दोस्तों आजाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन यह कब चलाया गया था? 1942 में जब चलाया गया था, तो उसके दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। और बाद में जेल की दीवार को फांदकर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे और भूमिगत होकर उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। तो दोस्तों आजाद दस्ते का गठन यह जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर किया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1937 में जो कांग्रेस ने 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी, कुल कितने महीने सरकार चलाने के बाद कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों 1937 में कुल 8 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, तो कितने समय के बाद या कितने महीनों के बाद कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन ए है 12 महीने, बी 22 महीने, सी है 28 महीने या डी 26 महीने। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा भी गया है परीक्षा में यह, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28 महीने। दोस्तों कांग्रेस सरकार ने कुल 28 महीने सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। और जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था दोस्तों, तो उसके बाद 22 दिसंबर, यह डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो जिन्ना ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था उसके बाद में। आगे है ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति जो ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी, तो वो किस लिए की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए
1919 अधिनियम की समीक्षा के लिए। दोस्तों 1919 में जो अधिनियम आया था उसकी समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 3 कथन दिया गया है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों पहला कथन है अक्टूबर 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किया गया था। और ऑप्शन नंबर बी है यानी कि दूसरा कथन है राधाकांत देव का इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। और कथन तीसरा है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं इंडियन लीग को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। यह कथन गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल 1 और 2 ये दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है निम्न परवर्ती मुगल शासकों पर विचार कीजिए। परवर्ती मुगल शासक यानी कि उत्तर मुगल कालीन शासकों के बारे में पूछा गया। औरंगजेब के बाद के शासकों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि शासन काल के अनुसार इनका उचित क्रम कौन सा होगा। तो इनके शासन काल से संबंधित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है फर्रुखसियर। तो दोस्तों फर्रुखसियर का जो समय है वो 1713 से लेकर 1719 है। 1713 से 1719 यह फर्रुखसियर का है। और मोहम्मद शाह रंगीला का 1719 से लेकर दोस्तों 1748 है। 19 से 48 यह मोहम्मद शाह रंगीला का है। और जहांदार शाह का 1712 से 13 है। और शाह आलम द्वितीय का 1759 से लेकर 1806 है। तो दोस्तों इसमें से सबसे पहले किसका समय है? तो नंबर फर्स्ट पे है जहांदार शाह है। दूसरे पर है फर्रुखसियर। दोस्तों फर्रुखसियर 1713 से 19। तो दूसरे नंबर पर फर्रुखसियर है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर मोहम्मद शाह रंगीला और चौथे पर है शाह आलम द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आइए देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सबसे पहले तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा। यानी कि जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला और अंत में शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।